नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान के अलवर जिले के रायगढ़ की। रायगढ़ में एक मास्टर प्लान आया और उस मास्टर प्लान के तहत वहाँ पर बहुत सारे एक 50-60 हिंदू परिवारों के घर बुलडोज़र लगा के गिरा दिए गए। 4 बड़े मंदिर वहाँ बुलडोज़र लगा के गिरा दिए गए। उन 4 मंदिरों में एक मंदिर जिसकी आयु 300 साल है। आप सोच सकते हैं कि किसी मंदिर की उम्र 300 साल हो, क्या वो मास्टर प्लान का पार्ट हो सकता है? बाद में जब उस पर बयानबाजी शुरू हुई, तो हमारे देश में कहने वाला अभी कोई दिख नहीं रहा है, जो ये कहे कि साहब वहाँ पर ये गलत हुआ। जहांगीरपुरी की घटना और जो रायगढ़ की घटना है, इन दोनों को मिलाकर अगर आप देखेंगे तो डिस्टिंक्शन कर पाएंगे। अब दोनों तरफ से भाषाएं बोली जा रही हैं, बयानबाजी आ रही है और बहुत कुछ हो रहा है। कहा ये गया कि ये जो मास्टर प्लान है ये 10 वर्ष पुराना है, यानी कि लगभग 2012 का मास्टर प्लान है और उस समय वसुंधरा राजे की सरकार थी, या उसके बाद आया तो वसुंधरा राजे की सरकार आई होगी। तो वसुंधरा राजे की सरकार का मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय पर रायगढ़ में मास्टर प्लान आया। अब समझने की कोशिश पहले हम लोग ये करेंगे कि मास्टर प्लान क्या होता है। मास्टर प्लान किसी भी जगह को, अब पहले बस्तियों को समझते हैं, मास्टर प्लान कहाँ लागू हो सकता है उनको समझने की कोशिश करते हैं, और कौन से ऐसे स्थान हैं जिन स्थानों पर ये लागू होता है। एक चीज़ बिल्कुल डिफाइंड है कि इलीगल, अनअथराइज्ड और मास्टर प्लान, इन 3 चीज़ें अलग अलग हैं। इलीगल का मतलब होता है कि जब सरकारी ज़मीन पर कोई बस्ती बसी हो, सरकारी ज़मीन पर कुछ आवास बना लिए गए हों, सड़क की जो सरकारी ज़मीन है उस पर इनक्रोचमेंट कर लिया गया हो, जैसा कि जहांगीरपुरी का मामला आता है। जहांगीरपुरी में कॉलोनी चूँकि बसाई हुई है, सरकार की बसाई हुई कॉलोनी है, डीडीए का बनाए हुए वहाँ फ्लैट हैं, वो भले ही छोटे फ्लैट हैं, लेकिन वहाँ पर बड़ी चौड़ी-चौड़ी रोडें हैं, वहाँ स्कूल, अस्पताल सबकी व्यवस्था है। अब वहाँ स्कूल के बाहर, चूँकि स्कूल जहाँ कहीं भी बनता है वहाँ बाउंड्री लंबी सी होगी, स्कूल के बाहर कबाड़ियों ने अपनी दुकानें रख लीं, अस्पताल के बाहर कबाड़ियों ने अपनी दुकानें रख लीं, किसी ने खोखे खड़े कर लिए, किसी ने अपना एक चाय की दुकान रखी, स्ट्रक्चर बना लिया, किसी ने टीन डाल ली, किसी ने ज़मीन से पोल गाड़े और पोल के ऊपर एक लोहे का स्ट्रक्चर लगाया, उसके ऊपर रहने की व्यवस्था कर ली, नीचे दुकान की व्यवस्था कर ली। ये सारी जगह जितनी भी मैं चर्चा कर रहा हूँ ये इल्लीगल ऑक्यूपेशन है। इल्लीगल ऑक्यूपेशन बिल्कुल साफ है कि ज़मीन मेरी नहीं है, मुझे अनुमति भी नहीं है, मैंने परमिशन भी नहीं ली है, मुझे लाइसेंस भी नहीं दिया गया। मैं गया और मैंने वहाँ जाकर जगह घेर ली। ये कॉमर्शियल जगह हैं जहाँ दुकानें हैं, इसको कंपेयर मत करिए झुग्गियों से। झुग्गियाँ वो होती हैं दिल्ली में जो लंबे समय से वहाँ पर हैं और उनको तोड़ा जाता है तो उनका रिहैबिलिटेशन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार होता है। लेकिन ये दुकानें वहाँ पर लगाई गई हैं जिनके रिहैबिलिटेशन की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं है। ये जो तोड़ी गई हैं, ये लगातार दिल्ली में इस प्रकार का अतिक्रमण चलता रहता है और एमसीडी रूटीन वे में दिल्ली में इस प्रकार के अतिक्रमण को रोकती रहती है। इसको कहा जाता है कि भाई एमसीडी आ गई, एमसीडी आ गई, ऐसा आवाहन होता है और एमसीडी इसमें मिली, एमसीडी के अधिकारी भी मिले होते हैं। सवेरे कहीं अभियान चलने जा रहा है, रात में वो लीक हो जाता है। ये दिल्ली का पैड प्रोसेस है। और नहीं तो अगर बहुत छुपाकर भी अभियान चलाया जाता है तो मालूम पड़ा वहाँ ऑफिस से जब निकले तो उससे पहले सूचना आ गई, तो लोग अपना सामान सुमून बटोर बटार के इधर उधर हो लेते हैं, कोने क्षेत्रों कर लेते हैं, अपनी दुकानें अंदर कर लेते हैं और रोड को खाली कर देते हैं। बाकी जो स्ट्रक्चर लोगों ने बना के रखे होते हैं, मोटर लगा कर रखी होती है या हैंड पंप किसी ने लगा दिया है या किसी ने वहाँ अपना जनरेटर रख दिया है, पट्टियाँ बड़ी कर ली है, यानी कि जो चढ़ने उतरने का वो रोड है, रोड के ऊपर नाली बनी है, नाली के ऊपर किसी ने पाट कर अपना सीढ़ियाँ बना ली हैं, वो सब वो स्ट्रक्चर ध्वस्त कर जाते हैं और अपनी रोड खाली कर लेते हैं। अगर ज़्यादा बवाल हो तो उस पर मुकदमा भी होता है इलीगल ऑक्यूपेशन का, और उसकी तुड़वाई के खर्चे का भी बिल उन्हीं पे फाड़ा जाता है जिसने उसको कब्जा करके रखा होता है। ये इलीगल ऑक्यूपेशन है।
ये रूटीन वे में चलता है और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। कोर्ट के भी इस पर आदेश बहुत सारे हैं कि रोडें खाली होनी चाहिए, रोड जिस पर्पस के लिए बना है उसका लिए होना चाहिए, इसलिए इन पर कुछ हो नहीं पाता जनरली। तो जहांगीरपुरी में जो हो रहा था, जहांगीरपुरी में दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन और दूसरा इलीगल ऑक्यूपेशन। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि डीडीए ने एक फ्लैट बना कर दिया, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल। अब 4 मंजिल पे जो टॉप फ्लोर पर रहता है उसने छत पर एक और बना लिया, या फिर उसने जो छज्जा बना हुआ था, बालकनी बनी हुई थी, बालकनी को बंद करके रूम बना लिया, या फिर जो बाथरूम बना हुआ था उसको तोड़ फाड़ के बाथरूम को एक कर लिया, 2 बाथरूम का मकान बना था, एक बना लिया, एक में कमरा बना लिया। ये सब अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन होता है, अनऑथराइज्ड अल्टरेशन होता है। इस पर भी एमसीडी नोटिस देने के बाद पहले बताती है, कहती है कि इसको सही कर लो, नहीं सही कर पाओगे तो फिर एमसीडी आएगी और वो सब तोड़कर वैसा कर जाएगी जैसा होना चाहिए था। यानी कि रूम बना लिया होगा तो रूम को तोड़ जाएगी और कहेगी यहाँ पर बाथरूम फिर से बनाओ। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन जिस प्रकार से बनाया जाता है, डिज़ाइन जिस प्रकार से होता है, उसमें इस प्रकार का अल्टरेशन अगर कर दिया जाए तो बिल्डिंग के गिरने के खतरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बिल्डिंग कभी कभी गिर जाती है या उसमें क्रैक आ जाते हैं, तो वो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। तो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन में नोटिस इशू किया जाता है, नोटिस इशू करने के बाद समय दिया जाता है। अगर कोई उस पर ऑब्जेक्शन लगाता है तो ऑब्जेक्शन के लिए एक ट्रिब्यूनल रहता है, ट्रिब्यूनल में वार्ता होती है, ट्रिब्यूनल में उस पर डिसीजन होता है और उसके बाद भी अगर कुछ होता है तो फिर हाई कोर्ट का रास्ता साफ होता है, आप जाइए हाई कोर्ट में मुकदमा दाखिल कर सकते हो। अब तीसरा तरह जो मैंने दो बताए, एक जहांगीरपुरी में इलीगल ऑक्यूपेशन की बात है और दूसरा जहांगीरपुरी में ही अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की बात आती है। अब तीसरा जो अलवर का चक्कर है वो कैसा है? अलवर के अंदर पुरानी बस्ती बसी हुई है, 100 साल, 200 साल, 300 साल पुरानी, यानी कि भारत के स्वतंत्रता से पहले की कोई बस्ती बसी हुई है। वो बस्ती के बाद उन जगहों पर धीरे धीरे टाउनशिप डेवलप होने लगी। राज्य सरकार ने एक टाउन एरिया एक्ट हमारे पास है या म्यूनसिपैलिटी एक्ट बने हुए हैं, मतलब कुल मिलाकर इस तरह के, या नगर महापालिकाएं बनी हुई हैं, नगर पालिकाएं बनी हुई हैं, इस तरह का कोई एरिया घोषित कर दिया कि भाई हम इसका डेवलपमेंट करेंगे। उस डेवलपमेंट के लिए उस एरिया को चिन्हित कर लिया गया, उसमें एक टाउन एरिया काउंसिल बिठा दी या म्यूनसिपैलिटी बिठा दी या नगर महापालिका बिठा दी, कुछ भी। उसने अपना एक प्लान बनाया, यानी कि जो डेवलपमेंट अथॉरिटी वहाँ की होगी वो डेवलपमेंट अथॉरिटी एक प्लान बनाएगी और प्लान बनाकर उस डेवलपमेंट अथॉरिटी ये कहेगी कि भाई अब हम इस एरिया को ऐसे डेवलप करना चाहते हैं। जो चीज़ें बनी हुई होंगी उसमें कुछ मॉडिफिकेशन के लिए वो कहेंगे कि भाई इसको मॉडिफाइड कर लिया जाए, और अगर और नहीं तो जो ओपन स्पेस पड़ा होगा वहाँ पर नया डेवलपमेंट बता देंगे और कहेंगे कि भाई यहाँ पर इतनी चौड़ी रोड होगी, यहाँ नालियाँ होंगी, ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा घर बनाएंगे, वैसा घर बनाएंगे। वो सब डेवलपमेंट प्लान का पार्ट बन जाता है, जिसको इन जनरल ये लोग मास्टर प्लान कहते हैं। तो ऐसा एक मास्टर प्लान बनाया जाता है। मास्टर प्लान बनाते समय भी ऑब्जेक्शन लिए जाते हैं, ऑब्जेक्शन में मुकदमे सुने जाते हैं, बाकायदा उनका डिसीजन होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसकी अथॉरिटी होता है, उसके पास अपीलिंग बॉडी होती है, उसके बाद अपील जाती, और उसके बाद जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको फाइनल कर देता है तो फिर वहाँ मास्टर प्लान अप्लाई करना शुरू होता है। अगर ऐसा नहीं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से भी कोई सेटिस्फाई नहीं होता तो इस मामले को ले जाकर वो हाई कोर्ट में जाता है। ये प्रोसीजर है। लेकिन इस मास्टर प्लान की एक और ख़ास बात होती है कि अगर हमने कहा कि भाई किसी ने और ये जो ऑक्यूपेशन है लोगों का इस मास्टर प्लान में, सपोज वहाँ पर एक 10 फीट चौड़ी रोड है, अब हमें मास्टर प्लान लाकर उसको 50 फीट चौड़ा करना है। 50 फीट चौड़ा करेंगे मतलब 20 फीट इधर गिराएंगे, 20 फीट इधर गिराएंगे। तो 20 फीट जो इधर गिराएंगे, जिसका गिराने जा रहे हैं वो इलीगल ऑक्यूपेशन नहीं है, वो अनऑथराइज्ड नहीं है, ना ही इलीगल है ना ही अनऑथराइज्ड, क्योंकि वो बस्ती तो 200 साल से बनी हुई है और मास्टर प्लान आपका आज आ गया, और उनके कोई पेपर भी नहीं होते जनरली। इसको हम नॉन जेड एरिया कहते हैं, यानी कि वो जमींदारी एवोल्यूशन से बाहर है, इसको रेजिडेंशियल एरिया कह देते हैं। ये रेजिडेंशियल एरिया राजस्थान में तो बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर झीलें बनी हुई हैं, पुराने राजाओं के किले बने हुए हैं, राजपूत राजाओं का एरिया है, उसको संरक्षित कर दिया गया है, पुरानी झील एरिया को संरक्षित कर दिया गया है। अब वो जो संरक्षण कर दिया गया है उसमें ऑर्डर कर दिया जाता है कि इस पर कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, इस पर कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, जैसा है वैसे में आप रहिए, लेकिन इस पर कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं
होगा। अब नया कंस्ट्रक्शन करना है तो अनुमति आपको अथॉरिटी से लेनी पड़ती है, और अगर रिपेयरिंग भी करनी है तो अथॉरिटी से अनुमति लेनी पड़ती है, अदरवाइज वो वैसा का वैसा ही बना रहेगा। तो ऐसा उन स्थानों पर रहता है। अब जब हम म्यूनसिपैलिटी की बात करते हैं या मैं डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करूं, डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको लेकर आती है, तो अब इसका काम ये है कि अगर उसको रोड चाहिए तो ये जो जगह 20 फीट हमने तोड़ी है इसका रिहेबिलिटेशन करेंगे पहले। यानी कि अगर राज्य सरकार ये कहती कि तुम्हारे मकान जहाँ पर बना हुआ है उस जगह पर हम रोड बनाएंगे या उस जगह पर हम कुछ और बनाएंगे, तो फिर पहला काम उसको ये करना होता है कि वो उसके रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था करे, यानी कि किसी अन्य जगह पर ज़मीन अलॉट करे और वहाँ उनको शिफ्ट करे। वहाँ शिफ्ट करने के बाद इसको खाली करवाए और तोड़वाए। जैसे आपने देखा कि मोदी सरकार के बैठने के बाद बनारस के अंदर यानी कि काशी में काशी बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर बनाया गया। उसमें हजारों परिवार पहले से बैठे हुए थे, उन परिवारों को रिहेबिलिटेट किया गया, उन परिवारों को कहीं और शिफ्ट किया गया और किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ। काशी इस समय रीस्ट्रक्चर हो रही है, अयोध्या इस समय रीस्ट्रक्चर हो रही है, लेकिन अयोध्या, काशी या वृंदावन रीस्ट्रक्चर हो रहा है, मथुरा रीस्ट्रक्चर हो रहा है। तो ये जो रीस्ट्रक्चरिंग राज्य सरकार कर रही है वो पहले रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था कर देती है, लोगों को घर बनाकर मकान बनाकर दे देती है या फिर उनसे डील करके उनको कॉम्पनसेट कर देती है, ताकि व्यक्ति को लीगली कोई अधिकार उस पर ना बचे। वो अपना पैसा लेगा या जहाँ कहीं भी उसको अलॉटमेंट किया गया हो, नई बस्ती बताई गई हुई, वहाँ जाएगा, वहाँ अपना शिफ्ट हो जाएगा और ये जगह राज्य सरकार ले लेगी। राज्य सरकार अब इस पर रोड बनाए, राज्य सरकार इस पर बस स्टॉप बनाए, राज्य सरकार को जो करना है वो करेगा। लेकिन भाई हमारी ज़मीन है, क्योंकि वो ना ही अनऑथराइज्ड है और ना ही इलीगल है, वो पुरानी बस्ती है हमारी जमाने की, उसमें हमारे 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 पीढ़ियाँ रह रही हैं। डेवलपमेंट उस समय अथॉरिटी बनी ही नहीं थी, नगर महापालिकाएं का निर्माण नहीं हुआ था, अंग्रेजों के समय पर भी वहाँ हम रह रहे थे। ऐसी पोजीशन में रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था पहले करनी होती है। अब ये जो रायगढ़ में हुआ उसमें इन्होंने पहले रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था नहीं की, जैसा कि अभी मीडिया रिपोर्टें आ रही हैं, रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था नहीं की। अब उसमें जो लोग भी रह रहे हैं उनके घरों को गिराया गया, पहले उनको नोटिस दे दिया गया। भाई नोटिस देना ठीक है कि नोटिस दे दिया गया, लेकिन नोटिस में जो अनऑथराइज्ड जगह है या इलीगल जगह है, उस इलीगल को तो आप साफ करवा सकते हैं। सपोज वो 2 फीट बढ़ गया, 3 फीट बढ़ गया, 4 फीट बढ़ा हुआ है, 5 फीट बढ़ा हुआ, 10 फीट बढ़ा हुआ, तो वो 10 फीट आप काट कर अपनी निकाल लीजिए जो आपकी जगह है पुराने प्लान में है। लेकिन जब आप मास्टर प्लान लेकर आए और आपने रोड बढ़ाई 10 फीट, पहले से 20 फीट अलॉटेड थी, 10 फीट बची, 5 फीट दोनों साइड में लोगों ने इलीगल ऑक्यूपेशन कर लिया, लेकिन आपको चाहिए 50 फीट, 50 फीट चाहिए तो आप 15-15 फीट दोनों तरफ से और निकालेंगे। 15 फीट ये जो तोड़ा गया है ये इसका रिहेबिलिटेशन होना चाहिए, बिना रिहेबिलिटेशन के इसको नहीं लिया जा सकता। और जहाँ तक मंदिर की बात आती है तो गुजरात में भी मंदिरों को नरेंद्र मोदी सरकार ने शिफ्ट करवाया था और बड़े स्तर पर मंदिरों को शिफ्ट करवाया था जो रोड पर थे, लेकिन मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा होती है, इसलिए उसकी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में हो सकता है महीने, 2 महीने, 3 महीने लगते हैं, यानी कि भगवान से आवाहन किया जाता है, पूरी उनके रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था की जाती है, कहीं और मंदिर बनाया जाता है, फिर जो भगवान का विग्रह रूप वहाँ पर है उनको वहाँ से वहाँ शिफ्ट किया जाता है और उसका पूरा हवन कीर्तन और बड़ा काम होता है, तब भगवान एक जगह से दूसरे स्थान पर पालकी ले जाकर शिफ्ट किए जाते हैं। अब 300 साल पुराना मंदिर है का मतलब ये हो गया कि मास्टर प्लान आपने बाद में ही बनाया होगा। 300 साल पुराना मंदिर है मतलब आज़ादी से पहले अंग्रेजों के समय पर पूरा वो मंदिर रहा और हिंदू समाज वहाँ जाता रहा, इसलिए उनके पेपर की वो इलीगल ऑक्यूपेशन है ये आप नहीं कह सकते। अब अगर आपको वो जगह चाहिए थी तो फिर आपको बाकायदा भगवान के विग्रह रूप की भगवान को वहाँ से शिफ्ट करने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पुरोहितों के द्वारा पूर्ण होने के बाद ही उस जगह को आप रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, गिरा सकते हैं। लेकिन इस प्रकरण में जो बात सामने आई उसमें शावड़ लेकर चले गए और भगवान को उखाड़ने लगे, वहाँ शिवलिंग रखा हुआ है वहाँ ज़मीन पर गड्ढा खोदने लगे, भगवान की मूर्तियाँ रखी हुई हैं, दीवार गिराकर वो मूर्तियाँ चिपकी हुई थी, उन चिपकियों को सावड़ से निकालना शुरू किया जिससे भगवान की मूर्तियाँ खंडित हो गई। खंडित होने के बाद उनको नालियों में फेंक दिया। ये काम तो औरंगजेब करता था, ये काम तो
कुतुबुद्दीन ऐबक ने किए थे। ये काम तो मुस्लिम आक्रांताओं ने किए कि वो आए और उन्होंने मंदिर सीधे गिराए और बोले साहब हिंदुस्तान पर मेरा कब्जा हो चुका है, अब इन मंदिरों को मुझे नहीं चाहिए, मैं इन मंदिरों को गिराता हूँ। गिराने के बाद उन मूर्तियों को तोड़कर कभी अढ़ाई मन की वो मस्जिद बनाते हैं, कभी वो टीले बनाते हैं, उनकी सीढ़ियों में उन्होंने मूर्तियां लगाई हुई हैं, मतलब मूर्तियां अंदर से तोड़ी, खंडित कर दी और फिर सीढ़ियों में लगा दिया, उनके ऊपर चल के गए ताकि हिंदू समाज को हतोत्साहित किया जा सके और हिंदू हिंदू समाज को ये कहा जा सके तुम्हारे भगवान अपनी रक्षा नहीं कर सके, अब तुम्हारी क्या करेंगे और अब तुम मुसलमान हो जाओ, वो ऊपर अल्लाह बैठा हुआ है, वो तुम्हारी मदद करेगा, वो अनसीन है, उसको देखा नहीं जा सकता, वो हमारे लिए मदद कर रहा है इसलिए हम कर पा रहे हैं। ये सब कुछ उस समय समाज को प्रताड़ित इसलिए किया जाता था ताकि प्रताड़ित वो समाज जो है वो हतोत्साहित होकर कन्वर्ट हो जाए। अब क्या ये माना जाए कि इसमें चूंकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया गया, मैं मास्टर प्लान की बात स्वीकार करता हूँ, लेकिन रिहेबिलिटेशन को इसमें नहीं लाया गया है। भगवान के जो स्वरूप है, भगवान का जो मंदिर है, उस मंदिर में भगवान के विग्रह रूप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, इसलिए ये माना जाए कि ये औरंगजेब की कार्रवाई राज्य सरकार ने की है। मुझे लगता है कि ये बदले की कार्रवाई जो करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ तो इलीगल ऑक्यूपेशन को तोड़ा गया है जहांगीरपुरी में, जो सर्वदा बिना नोटिस के तोड़ा जाता है, एमसीडी अपनी रोड खाली करवाती है, लेकिन ये मामला ना अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन का था, ना ही ये इलीगल कंस्ट्रक्शन का है, ना ही इलीगल ऑक्यूपेशन का, ना इंक्रोचमेंट का है। ये मास्टर प्लान नए सिरे से लाया गया और ये अथराइज्ड या वो एंशियंट ऑक्यूपेशन या ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है और उसको आपको जगह चाहिए तो आपको रिहेबिलिटेशन वैसे ही करना चाहिए था जैसे मोदी जी ने बनारस में किया, जैसा योगी जी अयोध्या में या मथुरा वृंदावन में कर रहे हैं। वो प्रक्रिया, इतनी बड़ी प्रक्रियाएं हुई, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार का कोई बवाल नहीं हुआ, कोई किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं हुआ, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। गुजरात में भी मंदिर सारे शिफ्ट किए गए, नए मंदिर बनाए गए, रोडें खाली करवाई गई, लेकिन वहां पर भी किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं आया। राजस्थान सरकार में विवाद इसलिए आया क्योंकि राजस्थान सरकार एक पूर्वाग्रह के साथ काम कर रही है, क्योंकि उसको भगवान में विश्वास कितना है पता नहीं, ये वही जानते होंगे, लेकिन प्रोसेस को नहीं अपनाया गया और उसके बाद इसमें जो कार्रवाई की गई, मुझे लगता है कि इन मामलों को अब जो ट्रिब्यूनल बना रखे हों वहाँ जाना चाहिए। हालांकि तोड़ दिया है, वो ट्रिब्यूनल तोड़ने से पहले ही उनमें जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था राज्य सरकार को अभी करनी चाहिए और भगवान के मंदिर का पुनः निर्माण करवाना चाहिए। मंदिर निर्माण के साथ प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रोग्राम है वो करना चाहिए और जो वो गलतियाँ कर गए हैं मंदिरों को, मूर्तियों को खंडित करने की, उसकी सजा तो उनको मिलनी ही चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।